नमस्कार, मेरा नाम कोमल बंसल है। सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम चर्चा करेंगे संतुलित वृद्धि सिद्धांत, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। हमारे देश में आर्थिक समस्याएं जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता और तीव्र विकास करने के लिए योजनाकारों द्वारा एक विशेष रणनीति या विकास रणनीति अपनाई जाती है। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पॉवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या फिर फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो प्लानर्स हैं उनके द्वारा एक पॉलिसी अपनाई जाती है। ये जो पॉलिसी होती है इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम जितने भी संसाधन हमारे पास है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करें, अच्छे से अच्छा उसका उपयोग करें। पॉलिसी में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हम ध्यान में रखते हैं, जैसे योजना का आकार, इसका इन्वेस्टमेंट लेवल कितना होगा, मैनेजमेंट कैसा रहेगा, टेक्निक्स कौन सी यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूशन कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम पॉलिसी में ध्यान रखते हैं। तो पहली बात ये कि हम स्ट्रेटजी क्यों अपनाते हैं। स्ट्रेटजी अपनाते हैं क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए, या डेवलपमेंट ऐसा हो जिसमें जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं। विकासशील देशों में मुख्यतः विकास की 2 रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा 2 स्ट्रेटजीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संतुलित वृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ग्रोथ, असंतुलित वृद्धि जिसे हम कहते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। आज हम बात करेंगे संतुलित वृद्धि, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वाइड है, इसलिए हम एक जो स्लॉट है आज पूरा करेंगे और बाकी हम कल देखेंगे। तो संतुलित वृद्धि में आज हम बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, व्याख्या क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संतुलन कैसे बिठाया जा सकता है। इन विकास नीतियों का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना होता है। कई बार नेट में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री संतुलित वृद्धि से संबंधित है या निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री संतुलित वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलित वृद्धि से जुड़े हुए अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं। रैगनर नर्क्से, आर्थर लेविस, एलियान यंग, रोजेस्टिन रोडान। रैगनर नर्क्से, आर्थर लेविस, एलियान यंग और रोजेस्टिन रोडान। नेक्स्ट आता है कि संतुलित वृद्धि का अर्थ क्या है। संतुलित वृद्धि गतिहीन प्रक्रिया नहीं है, ये गतिशील है, जिस कारण इसकी व्याख्या परिवर्तित होती रहती है। एक संदर्भ में संतुलित वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था की दलित क्षेत्र में निवेश करना है। अर्थव्यवस्था का ऐसा कोई सेक्टर जो बहुत ही डिप्राइव्ड है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, जबकि दूसरे संदर्भ में इसका अर्थ सभी क्षेत्रों का सुव्यवस्थित विकास करना है। संतुलित वृद्धि का अर्थ सभी प्रकार के पूंजी भंडार में वृद्धि से है। जितने भी पूंजी भंडार है उसमें अगर वृद्धि आती है तो उसका मतलब है बैलेंस ग्रोथ हो रही है। संतुलित वृद्धि से संबंधित अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे एरड कहते थे कि संतुलित वृद्धि का उद्देश्य है आय, उत्पाद, प्राकृतिक साधनों में वृद्धि दर में जो होता है उसमें एक बैलेंस स्थापित करना। रॉबिन्सन कहते थे कि सुनहरी काल की धारणा से तात्पर्य संतुलित वृद्धि से है। यदि पूंजी वृद्धि की दर और श्रम वृद्धि की दर में समानता है तो संतुलित वृद्धि है। तो अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं संतुलित वृद्धि में। अब है संतुलित वृद्धि की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ। यहाँ पे अल्प विकसित देशों में निर्धनता की दुष्चक्र, ये जो टर्म है निर्धनता का दुष्चक्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये निर्धनता का दुष्चक्र जो कंसेप्ट है वो नर्क्से ने दिया है। नर्क्से की कथन है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कई बार नेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसका है, अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। ये कंसेप्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये नर्क्से का है। नर्क्से के अनुसार, यहाँ नक्शे लिखा हुआ है इधर, ये नर्क्से है, यहाँ पर नर्क्से आएगा, थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। नर्क्से के अनुसार निर्धनता के दुष्चक्र से अभिप्राय शक्तियों की वृत्तीय समूह से है जिनकी क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे पर ऐसी होती है कि देश को निर्धनता की अवस्था में ही रखते हैं। एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, यह प्रसिद्ध कथन है जो निर्धनता की दुष्चक्र की सही अर्थों में व्याख्या करता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, इससे क्या तात्पर्य है। मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है,
यदि उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, दैट मीन्स वो भूखा रहेगा, उसका शरीर कमज़ोर पड़ेगा, कार्य कुशलता कम होगी, कार्य क्षमता कम होगी, वो इनकम भी कम कमा पाएगा, और इनकम कम कमा पाएगा तो वो निर्धन ही रह जाएगा। तो ये जो निर्धनता का कंसेप्ट है, जैसे एक व्यक्ति पर लागू हो रहा है, वैसे ही एक देश पर भी इसी तरह लागू होगा। नक्शे का कहना था कि निर्धनता का जो दुष्चक्र है, इसका पूंजी संचय पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और पूंजी की पूर्ति को घटाता है। ये पूंजी की कमी को पैदा करने वाले अन्य तत्व हैं बचत की कमी, आय का नीचा स्तर, कम उत्पादकता। पूंजी की कमी से बचत कम होती है, बचत कम होने से पूंजी की कमी होती है, और इन दुष्चक्र जो है ऐसे चलता ही रहता है। जैसे ये डायग्राम है एक, ये बताता है गरीबी के दुष्चक्र को कैसे एक जो निर्धनता की स्थिति है वो एक जाल बन जाता है। मान लीजिए कि लो इनकम है, आय कम है, आय कम होने से लो सेविंग, बचत भी कम होगी, बचत कम होने से लो इन्वेस्टमेंट, निवेश भी कम होगा, निवेश कम होने से लो कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का जो निर्माण है वो भी कम होगा, पूंजी का निर्माण कम होने से लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी कम होगी, और यदि उत्पादकता कम आएगी तो फिर वही उसी कंडीशन में हम वापस आ जाएंगे लो इनकम वाली कंडीशन में। तो ये जो सर्कल है इसे कहते हैं विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। इस दुष्चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? वे टू ब्रेक विशिशियस सर्कल। हम जानते हैं कि पूंजी संचय की कमी जो है वो दुष्चक्र का कारण है। अल्पविकसित देश कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस दुष्चक्र में पड़े रहें, वे दुष्चक्रों से बाहर निकलना चाहेंगे। नक्शे ने कहा कि यदि हम बाजार के आकार को बढ़ा दें, नक्शे का कहना था कि अगर हम बाजार के आकार को बढ़ा दें तो दुष्चक्रों को तोड़ा जा सकता है। ये तभी संभव है जब विभिन्न उद्योगों के विकास हेतु एक ही समय में भिन्न दिशाओं में निवेश किया जाए। उन्होंने कहा कि बैलेंस ग्रोथ करो, सभी जो क्षेत्र हैं उसमें एक साथ निवेश करो। उद्योगों के विकास हेतु एक ही समय में भिन्न दिशाओं में निवेश किया जाए। एक दिशा में निवेश दुष्चक्र को तोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ सिंगल सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये दुष्चक्र को तोड़ नहीं पाएगा। सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना होगा। विभिन्न उद्योगों की विभिन्न परियोजनाएं सफल हो सकती हैं जब वे एक दूसरे की सहायता करें। प्रत्येक परियोजना में लगे लोगों के प्रति व्यक्ति वास्तविक पूंजी अधिक होगी और प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन के रूप में उनकी कार्य कुशलता बढ़ेगी। अब नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संतुलन। हम जानते हैं कि संतुलित वृद्धि के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? सभी सेक्टर्स को एक साथ इन्वेस्टमेंट करना है, सभी सेक्टर्स में एक साथ पूंजी का निवेश करना है, तो इससे क्या होगा? संतुलन आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि किस सेक्टर को हम प्रायोरिटी दें, किस क्षेत्र में पहले निवेश किया जाए। तो अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जो निवेश है वो उभरते हुए क्षेत्रों में किया जाए। यदि निवेश उभरते हुए क्षेत्रों में किया जाएगा तो इससे बाहरी बचतें उत्पन्न होंगी। बाहरी बचतें उत्पन्न होने से उत्पादन क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। निवेश श्रृंखला से अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। परंतु ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते क्षेत्रों का चयन जो है वो एक सरल कार्य नहीं है, वो एक कठिन कार्य है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें संतुलन कैसे बिठाया जाए। तो 3 पॉइंट्स यहाँ हम बात करेंगे: कृषि, उद्योग, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी, घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार। सबसे पहले बात करते हैं कृषि और उद्योग में संतुलन, बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। संतुलित वृद्धि का अभिप्राय विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ निवेश करने और सौहार्द विकास करने से है। अल्पकाल में एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र पर भारी पड़ सकता है। कारण यह है कि सीमित संसाधनों की वजह से प्रत्येक क्षेत्र को ज़रूरत के अनुसार साधन उपलब्ध नहीं होते। अल्पकाल में अगर हम एक सेक्टर को आगे बढ़ाएं तो दूसरा सेक्टर उससे प्रभावित हो सकता है, जबकि जो लॉन्ग टाइम होता है, दीर्घकाल होता है, उसमें आश्रित और परस्पर संबंधित संसाधन होते हैं। एक क्षेत्र की वृद्धि अन्य क्षेत्रों के विकास में सहयोग करती है। अब यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे कृषि जो है वो उद्योगों के विकास में योगदान देती है और कैसे उद्योग जो हैं वो कृषि के विकास में योगदान देते हैं। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे की पूरक हैं। कृषि जो है वो औद्योगिकरण का आधार है, क्योंकि कृषि से ही हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। शहरी जनसंख्या के लिए जो खाद्यान्न मिलते हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? कृषि से। छिपी बेरोजगारी,
छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देखने में तो ऐसे आता है कि बहुत सारे लोग काम पे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही काम करते हैं, बाकी सभी नाम के होते हैं, तो वो छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। छिपी बेरोजगारी निर्मित उद्योगों के विकास में श्रम आपूर्ति प्रदान करता है। जैसे ही उद्योगों का विकास होता है वैसे ही जो ग्रामीण क्षेत्र के एक्स्ट्रा लेबर है वो शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। कृषि अधिशेषों को गैर कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु एकत्रित किया जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ती वास्तविक आय से निर्मित स्थायी पदार्थों की मांग बढ़ती है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि औद्योगिक क्रियाएं जो हैं उसके विकास होने से कैसे ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है। यदि औद्योगिक क्रियाओं का विकास होगा तो ग्रामीण जनसंख्या को क्या मिलेगा, काम मिलेगा, इससे उनका बोझ कम होगा, रोजगार की अवसर सृजित होंगे, आय बढ़ेगी, लोगों का रहन सहन का स्तर अच्छा होगा। कृषि सामग्री जैसे थ्रेशर हुआ, खाद हुई, मशीनरी हुई, पंप सेट, हार्वेस्टर, ये सब जो है उद्योगों से प्राप्त होगा और कृषि कार्य में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है मानवीय पूंजी तथा भौतिक पूंजी में संतुलन, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। संतुलित वृद्धि का सिद्धांत केवल कृषि और उद्योगों में ही संतुलन का पक्षधर नहीं है, अपितु मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी में संतुलन की बात करता है। मानवीय पूंजी में निवेश, शिक्षा विस्तार, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय, सार्वजनिक स्वास्थ्य। मानवीय पूंजी किसे कहते हैं? जिसमें एजुकेशन हो, टेक्निकल नॉलेज हो, हेल्थ हो, मैनेजमेंट हो। यदि ये सब बढ़ेगा, इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन क्वालिटी है वो डेवलप होगी। ह्यूमन क्वालिटी डेवलप हो गई तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें काम मिलेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, इससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बाज़ार में जाएंगी, मांग करेंगी। बाज़ार में मांग करने से क्या होगा, फिजिकल कैपिटल को बढ़ावा मिलेगा, और फिजिकल कैपिटल में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, कार्य उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ेगी, देश की श्रम शक्ति के जीवन स्तर का प्रभाव बढ़ेगा, बचत तथा निवेश क्षमता बढ़ेगी। आर्थिक विकास का अभिप्राय पूंजी संचय तथा निपुणता निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी निवेशों में संतुलन अर्थव्यवस्था की मधुर और संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है। थर्ड है घरेलू व्यापार विदेशी व्यापार में संतुलन, बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। संतुलित वृद्धि से अभिप्राय घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार में संतुलन स्थापित करना है। यदि घरेलू व्यापार बढ़ेगा, घरेलू व्यापार का विस्तार होगा तो देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। विदेशी व्यापार का विस्तार होगा तो विदेशी मुद्रा मिलेगी। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, घरेलू व्यापार का विस्तार होगा तो देश में वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो बढ़ेगा, और विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता होगी। घरेलू तथा विदेशी व्यापार एक दूसरे को सहायक है और एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। घरेलू व्यापार के विस्तार से बिक्री के लिए उपयुक्त अधिशेष पैदा होता है और निर्यात में विदेशी व्यापार बढ़ता है। अल्प विकसित देशों को वाणिज्य नीति इस प्रकार बनानी चाहिए ताकि विदेशी तथा घरेलू व्यापार में समन्वय स्थापित हो सके। अब देखो, ये विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन की जब हमने बात की तो हमने एग्रीकल्चर को लिया, इंडस्ट्री को लिया, ह्यूमन कैपिटल को लिया, फिजिकल कैपिटल को लिया, डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिलता है और इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है। यदि मानवीय पूंजी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल कैपिटल बढ़ती है, और फिजिकल कैपिटल बढ़ती है तो लोग जो है प्रेरित होकर मानवीय पूंजी बढ़ाते हैं। तो घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार भी एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो बात हुई विभिन्न क्षेत्रों के संतुलन की, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संतुलित वृद्धि की लाभ क्या है, संतुलित वृद्धि की क्रिटिसिज्म क्या है, संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।